हेलो गाइस, आज हम 9th क्लास ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 भारत का भौतिक स्वरूप इसको पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला देश है। आप किस प्रकार के भूभाग या क्षेत्र पर रहते हैं? यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहाँ के दूर तक फैले विशाल मैदानों से परिचित होंगे, और यदि आप पर्वतीय क्षेत्र में के निवासी हैं तो आप पर्वतीय ढलानों और घाटियों से भली-भांति परिचित होंगे। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार, द्वीप समूह। आप यह सोच रहे होंगे कि यह विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ कैसे बनी। अब हम भारत की मुख्य भौगोलिक आकृतियों की विशेषताएं तथा उनकी संरचना के बारे में जानेंगे। यहाँ विभिन्न प्रकार की शैलें पाई जाती हैं। यानी हमारे देश में बहुत प्रकार की शैलें पाई जाती हैं, जिनमें कुछ तो हैं संगमरमर की तरह कठोर होती हैं और जिनसे ताजमहल का निर्माण हुआ है, और कुछ सेल खड़ी की तरह मुलायम होती हैं, जिसका प्रयोग टैल्कम पाउडर बनाने में होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर मृदा के रंगों में विभिन्नता पाई जाती है, क्योंकि मृदा विभिन्न प्रकार की शैलों से बनी होती है। क्या आपने कभी इन विविधताओं के बारे में सोचा है? इनमें से अधिकतर विविधताएं शैलों के निर्माण में विभिन्नता के कारण होती हैं। अब देखते हैं हम इन सारे सवालों के जवाब, और किस तरीके की हमारी भारत की भू-आकृति है, किस तरीके से इतनी सारी स्थलाकृतियाँ बनी हैं, किस कारण का निर्माण हुआ है, तो इसके बारे में। तो देखिए, इधर भारत एक विशाल भूभाग है। इसका निर्माण विभिन्न भूगर्भीय कालों के दौरान हुआ है। इनकी बहुत लंबा काल इसमें लगा है, जिसने इसके उच्चावचों को प्रभावित किया है। भूगर्भीय निर्माणों के अतिरिक्त कई अन्य प्रकार की प्रक्रियाएं, जैसे अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण के द्वारा वर्तमान उच्चावचों का निर्माण तथा संशोधन हुआ है। अपक्षय अपर्दन का मतलब होता है कि किसी भी तरीके से, चाहे वो चट्टान हो, मिट्टी हो, इनका जो कटाव होता है। और निक्षेपण का मतलब होता है कि वो जो कटाव है वह दूसरे स्थान पर जब जा कर के जम जाता है या इकट्ठा हो जाता है, तो वो निक्षेपण कहलाता है। ठीक है, तो कुछ प्रमाणों के आधार पर सिद्धांतों की सहायता से भूगर्भ शास्त्रियों ने इन भौतिक आकृतियों के निर्माण की व्याख्या करने की कोशिश की है। इसी तरीके का एक सिद्धांत है, सर्वमान्य सिद्धांत है, जिसे प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत कहते हैं। प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत बहुत ही सर्वमान्य है, यही बहुत ज़्यादा माना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी परपटी 7 बड़ी एवं कुछ छोटी प्लेटों से बनी है। मतलब हमारे जो पृथ्वी की सबसे ऊपर का जो भाग है, सबसे ऊपर की जो परपटी है, जिसे भू परपटी कहते हैं, ये 7 बड़ी एवं कुछ छोटी प्लेटों से बनी है। अब प्लेटों की गति के कारण प्लेटों के अंदर एवं ऊपर की स्थिति महाद्वीपीय शैलों में दबाव उत्पन्न होता है। इसके परिणाम स्वरूप वलन, भ्रंशीकरण एवं ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं। सामान्य तौर पर इन प्लेटों की गतियों को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, कुछ प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं और अभिसारित परिसीमा का निर्माण करती हैं, जबकि कुछ प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं और अपसारित परिसीमा का निर्माण करती हैं। जब 2 प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं, तब या तो वे टकराकर टूट सकती हैं या प्लेट फिसलकर दूसरी प्लेट के नीचे जा सकती है। कभी-कभी वे एक दूसरे के
साथ क्षैतिज दिशा में गति कर सकती है और रूपांतर परिसीमा का निर्माण करती है। इन प्लेटों में लाखों वर्षों से हो रही गति के कारण महाद्वीपों की स्थिति तथा आकार में परिवर्तन आया है। भारत की वर्तमान स्थलाकृति का विकास भी इसी प्रकार की गतियों से प्रभावित हुआ है। मतलब ये है कहने का कि ये हमारी जो पृथ्वी है ऊपर की, ये बहुत मतलब 7 अलग-अलग प्लेटों से बनी है। इनमें मतलब जब अगर मान लीजिए कोई भी 2 प्लेट हैं, वो आपस में टकराएंगी आएंगी तो मतलब अभिसारी परिसीमा का निर्माण करेंगी। और अगर मतलब पास में आई 2 प्लेटें और आकर के इस तरीके की होंगी, तो इनकी एक प्लेट इस तरीके से जाएगी और दूसरी प्लेट इस तरीके से आकर के टकराएगी, तो वो अभिसारी परिसीमा कहलाएगी। और अगर 2 प्लेटें हैं वो एक दूसरे से दूर दूर जा रही हैं, तो वो अपसारी परिसीमा का निर्माण कराएंगी। और अगर 2 प्लेटें ऐसी हैं कि वो मतलब टकरा कर फिसल करके एक दूसरे से आगे निकल गई या फिर क्षैतिज रूप से गति कर जाती हैं, तो ये रूपांतर परिसीमा का निर्माण करती हैं। या फिर अगर टकराती हैं तो इस तरीके से टकराती हैं कि एक दूसरे की जो मतलब प्लेट का भाग है वो आपस में धंस जाता है, तो ये वाली भी रूपांतर परिसीमा कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे जो हमारा हिमालय पर्वत है भारत पे, ये वाला भाग यहाँ पर ये भाग है, ये वाला जो भाग है ये रूपांतर परिसीमा का है। मतलब यहाँ पर हिमालय है, ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। यानी वो इसी प्लेटों की वजह से हमारा हिमालय पर्वत बना है, जो कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब विश्व के अधिकतर ज्वालामुखी एवं भूकंप संभावी क्षेत्र प्लेट के किनारों पर स्थित हैं, लेकिन कुछ प्लेट के अंदर भी पाए जाते हैं। सबसे प्राचीन भूभाग अर्थात प्रायद्वीपीय भाग, जिसे गोंडवाना भूमि का हिस्सा माना जाता था, मतलब ये गोंडवाना जो भूमि थी उसका एक हिस्सा था। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र पर भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका तथा अंटार्कटिका के कुछ भाग और जो क्षेत्र थे वो शामिल थे। समवहनीय धाराओं ने भूपर्पटी को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया और इस प्रकार भारत ऑस्ट्रेलिया की प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने लगी। यानी कि ये इतने सारे देश थे, ये मतलब जब इतने सारे देश बने पड़े हैं, ये पहले एक ही हुआ करते थे, यानी कि जिसे गोंडवाना भूमि कहते हैं, ये साथ ही जुड़े हुए थे। जैसे अब अलग अलग तरीके से अलग अलग दूर दूर हो गए, तो पहले ये एक साथ जुड़े हुए थे जिसे गोंडवाना भूमि कहा जाता था। फिर उसके बाद एक ऐसी धाराएं आई जिन्हें संवहनीय धारा कहा गया, तो उनकी वजह से ये मतलब आपस में ये जो प्लेटें थी वो आपस में टुकड़ों में विभाजित हो गई, टूट गई आपस में ये, ठीक है। तो जिस वजह से क्या हुआ, ये गोंडवाना जो भूमि कहलाती थी वो टूट करके अलग अलग प्रायद्वीप का जो भाग है वो अलग अलग प्रायद्वीप में बट गई, अलग अलग देशों में इस तरीके से बट गई। फिर उसके बाद ये टूटने के बाद मतलब जब ये अलग अलग टूट गई, टूटने के बाद क्या करा इन्होंने, उत्तर दिशा की ओर ये प्रवाहित होना शुरू हो गई, है ना। यानी कि जो उत्तर दिशा थी ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण यानी ऊपर की ओर, ये जैसे मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, तो अगर इसका ये उत्तरी पोल है और ये दक्षिणी पोल है ना, तो ये जो थी वो ऊपर की ओर खिसकना शुरू हो गई थी। पहले ये यहाँ पर हुआ करती थी, एक पूरा का पूरा भाग एक कोने पर था ये पृथ्वी के, फिर उसके बाद ये टूटी संवहनी धारा के कारण फिर टूट करके इधर उधर जाने लगी, जिस वजह से अब जो जितना भी हमारा पृथ्वी के ऊपर का जो भाग है, जहाँ पर मतलब भूमि है, जहाँ पर मरुस्थल है, तो वो सब उत्तरी गोलार्ध में इसी कारण से पाए जाते हैं। ये सारा का सारा जो है वो ज़्यादातर जो है वो उत्तरी गोलार्ध में। हालांकि ऑस्ट्रेलिया और जो अंटार्कटिका है वो नीचे की साइड भी आता है, छोटे छोटे से ये हैं। यहाँ पर अंटार्कटिका में कोई नहीं रहता, ये सब हम पढ़ चुके हैं पहले ही। तो इस तरीके से अलग अलग हो गए फिर, और उत्तर दिशा की ओर जब ये प्रवाहित होना शुरू हो गए, तो इसका परिणाम क्या हुआ कि प्लेट अब अपने से अधिक विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराना शुरू हो गए। यानी कि ये जो हमारे भारत की जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट से जब इनका टकराव हुआ, इस टकराव के कारण दोनों प्लेटों के स्थित इनके बीच में एक स्थित तेथिस सागर था, जो भू अभिनति के अवसादी चट्टान वलित इनसे
वलित होकर हिमालय तथा पश्चिमी एशिया की पर्वतीय श्रृंखलाओं के रूप में विकसित हो गया। यानी कि जो पहले तैतीस सागर कहा जाता था, वो जब इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराई थी, तो उसकी वजह से वलित पर्वत हिमालय का इसमें निर्माण हो गया था। जो पर्वतीय श्रृंखला है पूरी हिमालय की, उसमें अब गोंडवाना भूमि है क्या, जो हम अभी बार बार ये गोंडवाना भूमि पढ़ रहे हैं, तो वही है क्या। गोंडवाना भूमि ये प्राचीन विशाल महाद्वीपीय पेंजिया का दक्षिणतम भाग है, जिसके उत्तर में अंगारा भूमि है। ठीक है। अब तेथिस के हिमालय के रूप में ऊपर उठने तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे के नीचे धंसने के परिणाम स्वरूप एक बहुत बड़ी द्रोणी का निर्माण हुआ। समय के साथ साथ ये बेसिन उत्तर के पर्वतों एवं दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठारों में बहने वाली नदियों के अवसाद निक्षेपों द्वारा धीरे धीरे भर गया। इस प्रकार जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित एक विस्तृत समतल भूभाग भारत के उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हो गया। अब भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता है, परंतु हाल के भूकंपों ने इसे गलत साबित किया है। हिमालय व उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृतियां हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। हाँ, भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला की युवा स्थलाकृति को दर्शाती है, जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियाँ, तेज बहने वाली नदियाँ हैं। उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। अब हम बात करते हैं भारत के भौगोलिक वितरण की। भारत का जो भौगोलिक वितरण है, आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन सी हैं? देखें इधर, ये हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। इतने सारे, मतलब ये 6 भागों में हमारे जो भारत है, इसका जो स्थलाकृति है, इसको 6 भागों में बांट दिया गया है। अब ये क्या क्या है, पहले हम इसको मैपिंग में देख लेते हैं। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वाला जो भाग है ये इतना, यानी कि ये वाला जो इतना ये भाग है, ये वाला ऊपर का ये वाला, तो ये वाला जो पूरा भाग है, हालांकि ये वाला जो बीच का भाग है नेपाल देश है, और ये वाला जो ये वाला हिस्सा है ये भूटान का है, और लेकिन बाकी जो भाग है ये वाला और ये वाला, ये हमारे भारत का हिमालय पर्वत है। ठीक है। फिर उसके बाद इसके जो नीचे का भाग आता है, ये वाला जो भाग आता है, ये वाला लगभग ये वाला, तो ये वाला जो भाग है वो उत्तरी मैदान कहलाता है, और इससे इधर का जो भाग है वो मरुस्थल वगैरह कहलाता है। ठीक है। अब हम देखते हैं सबसे पहले हिमालय पर्वत को। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट की दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हैं। यानी कि आप यहाँ पर देखें, ये वाला मतलब कि यहाँ पर पूरब है, ये उत्तर है, यानी कि उत्तर पश्चिम का जो भाग है, उत्तर पश्चिम से पूरब की तरफ ये वाला जो हमारा हिमालय पर्वत है ये फैला हुआ है। इस तरीके से हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। यह 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर तथा अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। जो पश्चिमी भाग है उसकी अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में, मतलब इसकी जो ऊंचाई है वो अधिक विविधता पाई जाती है। यहाँ पर अपने पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांटा जा सकता है। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियाँ पाई जाती हैं। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमद्री भी कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले
सर्वाधिक शिखर ऊंचे शिखर हैं। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर भी आ जाते हैं। कौन कौन से शिखर हैं वो हम अभी पढ़ेंगे। पहले हम अपने भारत का जो मानचित्र है इसको देख लेते हैं। ये देखिए पूरा का पूरा मानचित्र है। यहाँ पर ये वाला, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये वाला जो भाग है ये हिमालय पर्वत है, ठीक है। अब ये हिमालय पर्वत है, फिर उसके बाद ये वाला जो भाग आता है हाँ, ये वाला जो भाग आता है, मतलब ये इतना वाला जो भाग आता है ये, और ये वाला जो भाग आता है साथ में ये उत्तरी मैदान है। ये वाला जो भाग है पूरा उत्तरी मैदान है कहलाता है। और साइड में ये वाला जो भाग है ये वाला, ये भारतीय मरुस्थल कहलाता है, क्योंकि 6 भागों में बटा है तो 3 ये हो गए। फिर उसके बाद ये वाला जो भाग है ये वाला, ये जो मतलब डार्क हुआ है, ये वाला जो भाग है ये प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है। और साथ ही छोटे छोटे द्वीप समूह हैं भारत के अंदर, जैसे लक्षद्वीप द्वीप समूह हो गया एक, और इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, ये अंडमान है, ये निकोबार है, ये द्वीप समूह हो गया, है ना। और ये जो है ये इस तरीके से द्वीप समूह पाए जाते हैं। और साथ ही जैसा कि आपने यहाँ पर देखा था तटीय मैदान, तो तटीय मैदान जो है वो भारत के ये वाला हिस्सा है, ये वाला, ये जो साइड का जो ये वाला जो मैदान है यहाँ पर, ये वाला जो बचा हुआ भाग है, ये मतलब ये वाला जो बचा हुआ भाग है जो कि पठार से अलग है, क्योंकि ये डार्क जो है ये तो इतना हो गया पर पर्वतीय, मतलब जो दक्षिण का पठार वगैरह, दक्षिण का पठार पर्वतीय, ठीक है, ये वाला। और ये वाला जो भाग बच जाता है इससे, अब इससे ये वाला जो भाग बच जाता है अलग का, ये कहलाता है ये तटीय मैदान। और साथ में इधर का देखिए, इधर का कितना संकरा भाग है जो बचा हुआ है, लेकिन इधर का काफ़ी चौड़ा भाग है, यानी कि ये उत्तर है, ये इसको पूरब वाला भाग कहेंगे पूर्वी तट, और इसको पश्चिमी तट कहेंगे। ये वाला जो भाग है मतलब ये वाला, इसको पूर्वी तट, ठीक है। तो अब हम देखते हैं हिमालय के कुछ ऊंचे शिखर को। अब हम हिमालय की बात कर लेते हैं। तो इसमें इस तरीके के शिखर पाए जाते हैं, जैसे ये वाला जो शिखर है ये हिमालय के, इस तरीके से बहुत सारे शिखर पाए जाते हैं, वो उस वाले क्षेत्र में जो मैंने आपको मानचित्र में दिखाया था। तो इसमें कौन कौन से हैं, सबसे ऊंचे जो हैं है माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है, जो 8,848 मीटर ऊंचा है। कंचनजंगा है जो भारत में पाया जाता है, 8,598 मीटर ऊंचा है। मकालू है इसके बाद, जो नेपाल में 8,481 मीटर ऊंचा है। फिर धौलागिरी है नेपाल में, नंगा पर्वत भारत में, अन्नपूर्णा नेपाल में, नंदा देवी भारत में, और कामेट भारत में, नामचबरुआ भारत में, और गुरुला मंदाता भी ये भारत में पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे पर्वत हैं, मतलब शिखर हैं और भी, लेकिन वो इतने ऊंचे नहीं हैं। अब देखते हैं हम महान हिमालय की। 1 मिनट आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये यहाँ पर ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है ये इस तरीके से पतला वाला जो भाग है, ये वाली जो रेखा है, ये वाली जो रेखा है, ये वाली जो रेखा जा रही है रेड कलर की, यहाँ से यहाँ तक की ये इतनी, तो ये वाली जो रेखा है इसको ही महान हिमालय कहा जाता है, महान हिमालय या बृहत हिमालय। और फिर ये वाली जो टूटी सी बीच बीच में जो रेखाएं हैं, ये वाली जो पूरी लाइन है ये कही जाती है लघु हिमालय, इसको लघु हिमालय कहा जाता है। और फिर उसके बाद ये सबसे लास्ट वाली जो ये वाली रेंज है, ये वाली जो श्रेणी है लास्ट वाली, इसको कहा जाता है शिवालिक, ठीक है, शिवालिक रेंज, ठीक है, यानी कि शिवालिक कहा जाता है इसको। फिर उसके बाद ये वाला जो है, ये वाला जो भाग है, और सबसे पहले मैं इसको बताऊं, ये वाला जो भाग है ये लद्दाख श्रेणी कही जाती है, इसको लद्दाख। फिर उसके बाद ये वाली जो श्रेणी है इसको जासकर श्रेणी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो लेकिन ये वाली जो श्रेणी है ये फिर आती है ये वाली जो श्रेणी है इसको कैलाश पर्वत के या कैलाश श्रेणी के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से जो हिमालय है इसको बांटा गया है। फिर उसके बाद हम देखते हैं, ये महान हिमालय हमने देख लिया। अब हम देखते हैं इसको,
हाँ, महान हिमालय के वलय की प्रकृति असीमित है। हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट का बना हुआ है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है तथा इससे बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है। महान हिमालय में पाई जाने वाली हिमानियों के दर्रों के नाम आपको कमेंट में बताने हैं, और साथ ही भारत के उत्तर राज्यों के नाम जहाँ ऊपर नीचे शिखर स्थित हैं, जो ऊपर दिए गए ऊंचे शिखर स्थित हैं, वो भी आपको कमेंट में लिखनी है। ओके, फिर आते हैं हिमाद्री। हिमाद्री में के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम एवं हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है, जो मैंने आपको बताया था, जिसको लघु हिमालय भी कहा जाता है। तो इसका जो नाम है वो हिमाचल के नाम से भी इसको जाना जाता है, हिमाद्री के नाम से भी इसको जाना जाता है, निम्न हिमालय के नाम से भी इसको जाना जाता है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित एवं परिवर्तित शैलों से हुआ है। इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच तथा औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है, जबकि पीर पंजाल सबसे लंबी एवं सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधार महाभारत श्रृंखला की सबसे महत्वपूर्ण है। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी हिमाचल की कांगड़ा कुल्लू घाटियों में स्थित है। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। ठीक है, एटलस के में से मसूरी, नैनीताल, रानीखेत और इन सब की स्थिति को आप देख सकते हैं। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है, जैसे मैंने आपको मानचित्र में दिखाया था। इनकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच होती है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय को श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई संपीड़ित अवसादी जो अवसाद होते हैं उनसे बनी है। ये घाटियाँ बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी होती है। निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को दून कहा जाता है। ठीक है, इनके जो बीच का उन दोनों का जो क्षेत्र लंबवत बचा हुआ है वो उसको दून कहते हैं। कुछ जो महत्वपूर्ण दून है, प्रसिद्ध दून है, देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ये है। इसके अतिरिक्त जो हिमालय है इसको मतलब उत्तर दक्षिण तो हमने देख लिया कि उत्तर दक्षिण में किस तरीके से बांटा गया है। अब हम देखते हैं कि पश्चिम से पूर्व की तरफ किस तरीके से इसको बांटा गया है। तो ये पूर्व से पश्चिम की तरफ जो बांटा गया है वो नदियों के आधार पर है। सिंधु सतलुज नदी के बीच का जो है पंजाब हिमालय, और पश्चिम से पूर्व की ओर हम देखें तो कश्मीर हिमालय, हिमाचल हिमालय के नाम से इसको जाना जाता है। सतलुज और काली नदी के बीच का जो हिमालय उसे कुमाऊं हिमालय, और काली और तीस्ता नदी के बीच के जो हिमालय उसका नेपाल हिमालय, और तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच का जो हिमालय उसे असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं उत्तरी मैदान को। उत्तरी मैदान जो है वो 3 प्रमुख नदी प्रणालियों से बना हुआ है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, और इसकी बहुत सारी सहायक नदियाँ जिनसे उत्तरी मैदान बना हुआ है। जब ये उत्तरी मैदान अपने साथ बहुत सारी जो अवसाद होते हैं उनको लेकर के आते हैं, उनसे उत्तरी मैदान का निर्माण होता है। बहुत लाखों वर्षों में इसका उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है। उसका जो विस्तार है वो 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर जो बहुत सारी नदियाँ हैं, आप उनके जो बीच का क्षेत्र होता है उसको अगर मान लीजिए 2 नदियाँ हैं, अगर 2 नदियों के बीच का जो भाग होगा उसको दोआब कहा जाएगा। और अगर 5 नदियाँ एक साथ बह रही हैं समांतर क्रम में और फिर उनके जो बीच का मैदान होगा उसको पंजाब कहा जाएगा। ठीक है, जैसे पंजाब के एग्जांपल के लिए जो सिंधु नदी की जो सहायक नदियाँ हैं वो, और दोआब तो बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिल सकते हैं। ठीक है, अब जो उत्तरी मैदान है उसको 3 उपवर्गों में विभाजित किया जाता है मोटे तौर पर। अगर हम देखें ना, वो उत्तर पश्चिम का जो मैदान है उत्तरी मैदान के पश्चिम भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा, जो कि सिंधु और सहायक नदियों के द्वारा बनाया गया है। और फिर सिंधु तथा इसकी सहायक नदी झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज जो है वो हिमालय से निकलती हैं। और साथ ही जो गंगा है, गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर, तीस्ता नदियों के बीच है, जो कि हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड तथा इसके कुछ भाग पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पश्चिम विशेषकर असम में स्थित है। नहीं, ब्रह्मपुत्र का मैदान जो है वो इसमें स्थित है। देखिए किस के नाम पर हो गया ये हो गया यहाँ पर, आप देखें इधर,
सिंधु दास की सहायक नदी के द्वारा जो बनाया गया मैदान है उसको मतलब उत्तर में जो पंजाब का मैदान कहा जाएगा, जो इसका पश्चिमी भाग है। और फिर उसके बाद फिर इसका अगर हम थोड़ा सा पश्चिम में चलते हैं तो फिर गंगा का मैदान आ जाएगा। फिर उसके अगर हम थोड़ा सा और पश्चिम में चलते हैं तो फिर हमको देखने को मिलता है वो जिसको असम का मैदान भी कहा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें आकृति और भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान का, तो वो 4 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन सा है? वो है सबसे पहला है भाबर। मान लीजिए अगर कोई भी नदी है, अगर पर्वतीय क्षेत्र से ऊपर से आकर के बहती है, उसके साथ जब बहुत मोटे मोटे पत्थर साथ में आते हैं तो वो जो मैदान होगा, जो नदी होगी, वो वहाँ का जो क्षेत्र होगा भाबर के नाम से जाना जाएगा। फिर उसके बाद आता है तराई। तराई वाला जो क्षेत्र होता है वो ऐसा होता है कि उसमें अगर थोड़े मतलब पानी ज़्यादा होता है लेकिन उसमें पत्थर होते हैं, लेकिन छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं साथ में उसके, तो वो तराई क्षेत्र कहलाता है। और फिर उसके बाद आता है भांगर के नाम से। भांगर जो है फिर वहाँ पर बिल्कुल साफ़ पानी होता है, और मतलब बिल्कुल साफ़ पानी होता है, कुछ भी कंकड़ वगैरह नहीं होती है, तो वो भांगर के नाम से जाना जाता है वहाँ का जो मैदान है। और मतलब वहाँ का जो पानी वगैरह मैदान है तो भांगर के नाम से जाना जाएगा। फिर उसके बाद भांगर को कंकड़ भी कहा जाता है अगर हम स्थानीय भाषा में बोले तो। और फिर उसके बाद आता है खादर। खादर वो होता है जहाँ पर अगर बिल्कुल ये वाला जो भांगर क्षेत्र होता है बिल्कुल ऐसे साफ़ पानी भरा होता है, फिर उसके बाद जहाँ पर घाटी सी बन जाती है वो खादर कहलाता है, यानी कि वहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, घुमावदार तरीके से बनता है ये। फिर उसके बाद आता है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार जो होता है वो एक मेज की आकृति वाला स्थल होता है। प्रायद्वीपीय पठार जैसे हमने देखा था भारत है, भारत का जो ये वाला मतलब लगभग इधर का जो भाग है, ये वाला जो भाग है ये प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है। इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, एक उत्तर का और एक होता है नीचे का दक्षिण का। ठीक है, जो उत्तर का प्रायद्वीपीय पठार है वो कई भागों में बटा हुआ है। जैसे मतलब मान लीजिए कि ये वाला जो भाग है यहाँ पर आती है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है वो इस प्रायद्वीपीय पठार के भाग को बांट देती है 2 भागों में। एक ऊपर का जो उत्तरी होता है और एक होता है नीचे का दक्षिणी भाग। जो ऊपर का होता है ना, ऊपर का जो भाग है जिसे मतलब उत्तर का प्रायद्वीपीय पठार भी कहा जाता है, या फिर उच्च भूमि के नाम से भी इसको जाना जाता है, और नीचे का जो है वो दक्कन के पठार के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, यानी कि जो ऊपर का है वो उसको मध्य उच्च भूमि, और जो नीचे का है उसको दक्कन का पठार के नाम से इसे जाना जाता है। और मध्य उच्च भूमि जो है इसमें बहुत सारे पठार आते हैं, जैसे बुंदेलखंड, बघेलखंड और छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, और ये इसके अंदर पठार आते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें दक्षिण के पठार की, तो दक्षिण का पठार जो हो जाएगा वो यहाँ पर नर्मदा नदी लगभग त्रिभुजाकार हो जाएगा ये। तो इसको इसमें भी बहुत सारे पठार आते हैं, जैसे कार्बी एंगलोंग का पठार और उत्तरकाशी पहाड़ी यहाँ पर आती है। और महत्वपूर्ण श्रृंखला है जो गारो खासी जयंतिया, जो कि मतलब ये वाला जो भाग है लगभग मतलब इधर का जो पूर्वी भाग है तो यहाँ पर आती हैं ये गारो खासी जयंती, जो यहीं का भाग है, मतलब हिस्सा है, लेकिन कुछ कारणों से यहाँ पर पहुँच गया है। तो फिर उसके बाद आती है भारतीय मरुस्थल। भारतीय मरुस्थल की अगर मैं बात करूँ तो भारतीय मरुस्थल जो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, मतलब हमारा जो भारत है जहाँ पर राजस्थान स्थित है, लगभग वो वाला क्षेत्र जो वहाँ पर भारतीय मरुस्थल है। तो यहाँ पर एक लूनी नदी बहती है, जो यहाँ की सबसे लंबी नदी है और सबसे बड़ी नदी है। और क्योंकि यहाँ पर यही एकमात्र ऐसी नदी है जो यहाँ का पानी का मुख्य स्रोत है मरुस्थलीय क्षेत्र का, जिस वजह से यहाँ पर जीवन संभव है। और फिर उसके बाद देखिए आप यहाँ पर भारतीय मरुस्थल का चित्र देख सकते हैं। इस तरीके से ऐसा होता है भारतीय मरुस्थल। और यहाँ पर जैसे नदी बह रही होती है तो वहाँ पर सारी जो महिलाएं होती हैं वो पानी लेने के लिए जाती हैं, और वो अपने जो मतलब ज़रूरतें हैं उनको पूरा करते हैं।
फिर आता है तटीय मैदान, जो कि ये वाला हिस्सा है, जैसे प्रायद्वीपीय पठारी हो गया, ये वाला जो हिस्सा बचता है, ये वाला साइड वाला, तो ये कहलाता है तटीय मैदान। तटीय मैदान जो है वो दो तरीके की पट्टियाँ हैं। अगर हम इसको बांटने की बात करें तो जो बंगाल की खाड़ी है इधर, जैसे है ये हमारा भारत है, तो इधर का जो भाग है ये बंगाल, यहाँ का जो मतलब ये वाला जो भाग है जहाँ पर पानी भरा हुआ है, तो ये बंगाल की खाड़ी कहलाती है। और इधर का जो, जैसे हम जानते हैं, इधर का जो वो अरब सागर है। तो जो बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र है, ये वाला जो भाग है बंगाल की खाड़ी के पास वाला है, तो यहाँ का जो भाग है काफ़ी चौड़ा है। मतलब यहाँ पर जैसे हमने देखा था, इधर वाला जो भाग है तटीय मैदान है वो काफ़ी चौड़ा है, ठीक है। तो और जो इधर का भाग है पश्चिमी भाग है वो काफ़ी मतलब संकीर्ण मैदान है यहाँ पर। और इस मैदान को 3 भागों में बांटा गया है। एक यहाँ का जो भाग है वो कोंकण, कन्नड़ और मालाबार तट, 3 भागों से इसको जाना जाता है। इनकी इधर का जो भाग है ये वाला मुख्यतः 3 भागों में, और भी भाग हैं लेकिन मुख्यतः 3 यही हैं। और जो इधर की बंगाल की खाड़ी है इसको भी उत्तरी सरकार, कोरोमंडल इनके नाम से जाना जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं द्वीप समूह। द्वीप समूह जो होते हैं वो भारत के अंदर, जैसे मैंने आपको मानचित्र में दिखाया था स्टार्टिंग में, ठीक है, तो वो होते हैं द्वीप समूह। द्वीप समूह जो होते हैं वो मतलब छोटे छोटे क्षेत्र होते हैं। इस तरीके से जब पानी में, जब जहाँ का पानी जो समुद्र का या फिर किसी भी महासागर वगैरह का अगर पानी गर्म हो जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, छोटे छोटे जीव उत्पन्न हो जाते हैं। यानी जो पिरवाल होते हैं, जो सूक्ष्म होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, वो यहाँ पर उत्पन्न हो जाते हैं। उत्पन्न होने की वजह से वहाँ पर इस तरीके का जो क्षेत्र है, मैदान क्षेत्र है, वो समूह है वो बन जाता है, जिस तरीके से ये है। और द्वीप समूह और दूसरे तरीके के भी होते हैं, मतलब ये 2 तरीके के होते हैं। और दूसरे तरीके के होते हैं जो ज्वालामुखी से बनते हैं, ज्वालामुखी के आने के कारण, और दूसरा ये पिरवाल के कारण नहीं, ठीक है। पिरवाल क्या होते हैं? पिरवाल पॉलिप्स जो बहुत ही कम समय के लिए जीवित होते हैं वो पिरवाल कहलाते हैं, ठीक है। और इसका अगर उदाहरण की बात करें, जैसे भारत का जो अंडमान निकोबार है, दक्षिण में, पहले उत्तर में अंडमान है, फिर निकोबार द्वीप समूह, ये द्वीप समूह है। और लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप इसका उदाहरण है, मालाबार तट के पास में। और जिसका नाम, जो लक्षद्वीप है, इसको पहले लकाद्वीप और मणिके द्वीप और एमिन द्वीप के नाम से नामों से भी जाना जाता था। नहीं, लकाद्वीप, मिनिकॉय द्वीप, एमिन द्वीप इनके नाम से जाना जाता था। और फिर बाद में 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया था, ठीक है। फिर उसके बाद हाँ, तो अब इतनी सारी जो मतलब भारत की स्थितियां हैं हुआ करती है, वे मतलब इतनी सारी हुआ करते हैं, इतने सारे विभाग हैं, इनका विस्तृत विवरण प्रत्येक विभाग की विशेषताएं स्पष्ट करता है। इतनी सारी जो इनकी विशेषताएं दी हैं इतनी ये स्पष्ट होती हैं, परंतु यह स्पष्ट है कि ये विभाग एक दूसरे के पूरक हैं और वे देश को प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध बनाते हैं। उत्तरी पर्वत जल एवं वनों के लिए प्रमुख है। जो उत्तर का हिमालय वाला भाग है वहाँ क्योंकि वहाँ पर बर्फ़ जमी रहती है, तो वहाँ से नदियाँ बहना शुरू होती हैं, इस वजह से वो जल का अच्छा स्रोत है और वहाँ पर वन भी पाए जाते हैं। उत्तरी मैदान देश के अन्न भंडार हैं, मतलब कि जो उत्तरी मैदान है जहाँ पर नदियाँ हैं, जैसा कि हम मानचित्र में देख चुके हैं, वो वाला जो भाग है वो उत्तरी मैदान जो है वो अन्न के लिए महत्वपूर्ण, अन्न भंडार के लिए, नहीं, वहाँ पर कृषि अच्छी होती है, उपजाऊ मिट्टी है, इस वजह से इनसे प्राचीन सभ्यताओं के विकास का आधार मिला है। जो उत्तरी मैदान है यहाँ पर बहुत सारी प्राचीन सभ्यताएं मिली हैं। पठारी भाग खनिजों के भंडार हैं, जो हम पठार देखे थे हमने, प्रायद्वीप पे पठार, वो खनिजों के भंडार, यानी कि वहाँ पर बहुत ही अच्छे खनिज हमें प्राप्त होते हैं जो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जैसे लोहा खनिज है और सोना चांदी वगैरह, ये सब यहीं से मिलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अभी कुछ टाइम पहले जो मध्य प्रदेश है वहाँ पर जो सोने की खदान है, मतलब सोने की खदान होने के साक्ष्य मिले हैं, परंतु अभी पूरी खदान का अभी पता नहीं चल पाया है। वहाँ पर लगातार खुदाई हो रही है, जिसने देश के औद्योगिक, ये जो खनिज हैं, ये इनकी वजह से देश का औद्योगिकरण है विशेष भूमिका निभाई है। तटीय क्षेत्र मत्स्यन्य और पौध संबंधी क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त स्थान है। इस प्रकार देश की विविध भौतिक आकृतियाँ भविष्य में विकास की अनेक संभावनाएं प्रदान करती हैं। तो मतलब ये हमारे देश के आने वाला टाइम है उसके लिए भी काफ़ी अच्छी, मतलब
विकास के लिए और इसके डेवलपमेंट के लिए जो मतलब एक आशा होती है, जो एक होप होता है वो हमें प्रदान करती है कि संभावनाएँ, हाँ, संभावनाएँ हमें भी प्रदान करती हैं। तो जिस वजह से भारत की जनसंख्या काफ़ी अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा है ना। तो ये था आज का हमारा चैप्टर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।